नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। आप देख रहे हैं मैं बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के लक्ष्मीनिया में मौजूद हूँ। आप मेरे साथ जो शख्स देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लोग जो भी आज भी इनको अपना प्रतिनिधि मानते हैं, लोगों के दिल में आज भी ये राज करते हैं। ये जो है अपने नाम से नहीं बल्कि काम से जाने जाते हैं। लोग जो है आज भी इनको जो है अपनी समस्या लेके इनके दरवाजे पे आता है, और जो भी जनता इनके दरवाजे पे आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। ये हमेशा जो है जनता की भलाई के लिए सोचते हैं और हमेशा जनता के बीच में ही रहना चाहते हैं। आइए इनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और बख्तियारपुर के विकास के बारे में ढेर सारी बातें इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल। आपका भी स्वागत है, आपको भी धन्यवाद है कि आपने अपने चैनल के माध्यम से बख्तियारपुर में जो हो रही धांधली, जो विकास के बदले में विनाश हो रहा है, उसके बारे में आपने चर्चा की और उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री और लोगों को हम इसकी जानकारी विस्तार से देना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं कि लोग जो भी आज क्षेत्र के लोग हैं आज भी दिल से आपको जो है अपना प्रतिनिधि मानते हैं। एनर्जी तो अल्लाह ईश्वर देता है, लेकिन जनता से जब आप रूबरू होंगे और जनता आपके काम से खुश रहेगी तो अपने आप आपको एनर्जी मिल जाती है। अभी बख्तियारपुर विधानसभा के तमाम क्षेत्र में हम न्यूज कवर करने जाते हैं। लोग, यहाँ की जनता आज भी आपको जो है अपना प्रतिनिधि ही मानते हैं। आज भी लोग अपना समस्या लेके आपके पास आते हैं। इसके पीछे क्या राज है? असल है ये कि जो भी लाते हैं जनता यहाँ हमारे पास काम के लिए, न मैं नाम पूछता हूँ, न जात पूछता हूँ, न धर्म पूछता हूँ, न गांव पूछता हूँ और न पार्टी पूछता हूँ। जो मेरे पास आया मैं समझता हूँ कि ये जरूरतमंद है, मैं उसकी सेवा करता हूँ और जब तक उसका काम होता नहीं है तब तक मैं समझता हूँ कि मैंने पैरवी नहीं की। मैं काम कराने पर विश्वास रखता हूँ, पैरवी करके जनता को टाल देने पर विश्वास नहीं करता हूँ। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बख्तियारपुर विधानसभा में काफी माफिया एक्टिव हो चुके हैं, जैसे भूमि माफिया, शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया। इस पे आपका क्या कहना? बिल्कुल सही आपका कहना है। शिक्षा माफिया भी है, भूमि माफिया तो बड़े पैमाने पर है और स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत बड़े पैमाने पर माफिया है। हॉस्पिटल में कल मैं गया था, मेरे भाई थे, वो सीरियस हो गए थे। संजोग से मैं आ रहा था बेगूसराय से, रास्ते ही मालूम हुआ, मैं सीधे हॉस्पिटल गया तो स्ट्रेचर पर जो उनको उतारा गया था, स्ट्रेचर पर गद्दा नहीं था, गद्दा तो छोड़िए चादर बेडशीट भी नहीं था उस पर। ये हालत है हॉस्पिटल का। एक दिन मैं अंचल में खड़ा था, अंचल के बाहर, तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल की दक्षिण दीवार पर 6 या 7 जगह पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ उग चुका है। अगर वो पेड़ को तत्काल काटा नहीं जाता तो वो दीवार को फाड़ देता और करोड़ों की लागत से बना हुआ हॉस्पिटल जर्जर हो जाता। ये जितने भी आते हैं, जो इसके व्यवस्थापक हैं, जो इनके डॉक्टर हैं, वो सभी जो है सो अपने एक मिशन में काम करते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, कैसे पैसा कमाया जाए। इसलिए इन लोग के बीच में जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको भी कहते हैं बहुत प्रशासनिक पदाधिकारी, तो लगता है कि उन्हीं लोगों से सहमत है, उन्हीं लोगों के विचार सहमत है। आपने बताया जैसे कि नर्सिंग होम में कोई मर गई थी पेशेंट, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। एएनएम कॉलेज है, एएनएम कॉलेज का तो सबसे बदतर हाल है। अब तो यह है कि जो पदाधिकारी जांच में आते हैं वो सही जांच भी नहीं करते हैं। वो जिन लड़कियों से पूछना चाहिए जिसको पीड़ा है, जिसको नाश्ता के लिए आधा आधा घंटा खड़ा कर दिया जाता है, जिसको सजा के तौर पर 100 पेज लिखने दिया जाता है, जिसको पर्व त्योहार के जैसे दिन में खाना पानी नहीं मिलता है, वैसे लोगों की शिकायत नहीं सुनते हैं। एडमिशन के नाम पर 6-6 हजार रुपया लेते हैं जो कि एकदम इलीगल है। ड्रेस के नाम पर पैसा लेता है, किताब के नाम पर पैसा लेता है। मैंने सब कुछ सेंट्रलाइज करके अपने आप अब जब पैसा अर्जित करने का काम करती है।
सर क्या ऐसे अधिकारी पे कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो क्या इसके पीछे कहीं प्रतिनिधि का तो हाथ नहीं है? मैं तो समझता हूँ कि यहाँ कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। प्रतिनिधि को इस सब से कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है, उसको हो गया अपना नाम लिखा गया कि हम एमएलए हैं, एमपी है। और एक काम बता दीजिए, 21 साल एमपी और एमएलए मंत्री रहे, 4 साल से ये उनके बेटा एमएलए है, एक सार्वजनिक काम बता दिए जो किया हो, जो सबसे थर्ड क्लास काम है वो उनके द्वारा कराया जाता है, उनके आदमी द्वारा कराया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठेकेदार को काम देने के लिए ये पैरवी करते हैं एसी को, एग्जीक्यूटिव को, कि आप जो है इनको काम दे दीजिए, पैरवी पर दबाव पर काम दे देते हैं। और जब खराब काम करते हैं, बिल नहीं बनाता है ओवरसीयर, तो दबाव देते हैं कि इसका बिल बना दीजिए, बिल पास करा दीजिए। आपके सामने उजागर है सोनपुरा नहर वाला काम। कहते हैं कि साहब सिंचाई विभाग ने तोड़ दिया। सिंचाई विभाग क्यों तोड़ देगा? उसके उत्तर साइड, अपर साइड में, ऊपर साइड में मेरे अनुशंसा से सड़क बनी है, हमारे कार्यकाल में बनी है। वो उससे ज्यादा पानी का प्रेशर वहां पर है, क्योंकि वहां पर सुलिस गेट है। वो रोड कुछ नहीं हुआ, जस की तस है। और यहाँ जो है सो वो रोड टूट गई। आजादी के 78 साल हो जाने के बाद बख्तियारपुर विधानसभा में कई ऐसे एरिया हैं जहां पे आज भी ना ही पुल का निर्माण हुआ है, न आज भी जो है वहां पे सड़क नहीं है, लोगों को नाव के सहारे जाना पड़ता है। बहुत से ऐसे जगह है जहां पे पानी में हेल के पैदल जाया जाता है। इस पे आप क्या कहना? बहुत सा ऐसा गांव है। अब पर्राही एक गांव है, छोटा सा गांव है, लेकिन आबादी तो है। उसको बख्तियारपुर आने के लिए 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के आना पड़ता है, एक पुल के बगैर। एक गांव है यहाँ पर सौड़िया, जिसका मैंने इसमें ये सर्वे करवा दिया था, जिसका क्या कहते हैं, जो किताब छपती है इसकी आरयू विभाग से, नाम भूल रहा हूँ किताब का, तो उस किताब में उसका नाम है करबला, परसबनी करबला से सौड़िया मुसहरी तक, और उसके बाद नहीं बन रही है। इसलिए विकास के ऊपर जब तक जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देगा तो वो काम नहीं हो सकता है। सबसे दुख की बात यह है कि जो इंजीनियर पैसा लेता है, सिमरी बख्तियारपुर में उसका सब डिवीजन है, और सब डिवीजन नहीं परमंडल है, एक भी पदाधिकारी यहाँ नहीं बैठता है। सहरसा से आना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए न आता है और न काम की गुणवत्ता देखता है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि एक रोड है मुबारकपुर स्कूल से पूरब से लेकर के पीडब्ल्यूडी रोड तक, उस 2-3 साल पहले रोड कंप्लीट हुई है। उसमें 70% मिट्टी डाला गया है, 30% मटेरियल है, मेटल, जीरा, ये सब है। और उस रोड में इतना इंडोलेंस है जो किसी पुरानी सड़क में नहीं है। कम से कम 150 जगह पानी जम जाता है, थोड़ी बारिश होती है तो 150 जगह पानी जमता है। कोई आदमी 10 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड में उस रोड में नहीं चल सकता है। ऐसी रोड बनाने से क्या फायदा? तो क्या सर उस वैसे इंजीनियर जो वैसे रोड को पास करते हैं, क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मंत्री हर रोड पर नहीं बैठे रहेंगे। जो उस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये जांच करके, उसको ये समीक्षा करके और ये सूचना माननीय मंत्री को, उस विभाग के कमिश्नर को, माननीय मुख्यमंत्री को देनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक इस 25 साल के टेन्योर में एक भी विभाग का कोई समीक्षा जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं कराया गया, जिसके कारण जो ठेकेदार है, इंजीनियर है, इसकी मिली भगत से सरकार का करोड़ों करोड़ रुपया की लूट हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। सर कुछ दिन से ये मुद्दा गरमा रहा डेमराही पुल का। लोगों का, कुछ प्रतिनिधि का कहना है कि मेरे योगदान से ये पुल बन रहा है, जबकि अभी तक पुल का शुरुआत भी नहीं हुआ है, लेकिन उस पे वोट बैंक जो बनाया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना? हे भाई, आप पत्रकार हैं, आप देखते हैं, जो आदमी एक सड़क, छोटी सी सड़क नहीं बना सकता,
जो आदमी एक पुल नहीं बना सकता वो डिंगराही पुल स्वीकृत करा लेगा। और डिंगराही पुल मंत्री के बस की बात नहीं है, वो माननीय मुख्यमंत्री की बात है, बस की बात है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे डेट याद है, समय याद है, और कौन कौन वहां बैठे थे वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने लेटर पैड पर लिख करके और पूरा एक्सरसाइज करके मैं गया माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर के। वहां माननीय तत्कालीन माननीय मंत्री संजय झा जी बैठे थे, मनीष वर्मा बैठे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया डिंगराही और घोकसम पुल के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा और कहा कि कोसी में बहुत पुल बन गया। मैंने कहा जी सर, 2 भागलपुर में और 2 सुपौल में आपकी कृपा से बना है, एक बलुआहा में बना है। बलुआहा से डुमरी की दूरी 100 किलोमीटर है। सहरसा और खगड़िया का 8 पंचायत प्रभावित है, 5 लाख की जनसंख्या प्रभावित है। और सबसे दुख की बात यह है कि वहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के लोग ही वहाँ बसते हैं। किसानों के साथ यह है कि 100 रुपए क्विंटल सस्ता अनाज बेचना पड़ता है, 50 रुपए बोरा खाद महंगा लेना पड़ता है, डीजल महंगा लेना पड़ता है। उससे भी दुखद यह है कि जब महिला को प्रसव पीड़ा होता है तो कभी नदी किनारे बच्चे को जन्म देती है, कभी नाव पर जन्म देती है, कभी रास्ते में मर जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ज्यादा पुल बनाइएगा तो बांध टूट जाएगा। मैंने कहा सर, मार्च और अप्रैल में 10 से 15 जगह तो लोग पैदल टपते हैं कोसी में, तो बांध कैसे टूट जाएगा, पानी कहाँ बहता है। तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री ने मेरा लेटर लेकर के और संजय झा जी को दिया, और मेरे ही समय में सहरसा डीएम को भेजा गया, और यहाँ से मेरे इस समय में डीपीआर बन करके पुल निर्माण निगम को गया। तेजस्वी यादव जो मेरे चुनाव में आए थे कैमरा धाम, तो वहां लोग विरोध कर रहे थे, काला झंडा वगैरह लेकर के बैठे थे। हमारे आग्रह पर लोगों ने झंडा नहीं दिखाया, लेकिन जब मैं हेलीकॉप्टर पर उनके साथ बैठा तो उन्होंने पूछा किस पुल की मांग करते हैं। तो मैंने कहा ये सामने में ये है, ये पुल है, ऊपर से दिखाया मैंने। तो बोले असंभव, मुझको कौन हो रहा असंभव, ये तो पूरा पीडब्ल्यूडी का बजट लग जाएगा उसमें। तो आज मंत्री कैसे बनवा दिया। तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को, जो विकास के प्रति संकल्पित है, और उन्हीं के द्वारा ये पुल निर्माण का कार्य कराया गया, वो कराया जाने वाला है। घोकसम में पीपा पुल तत्काल दिया गया। मैं फिर मिलूंगा, आग्रह करूंगा इस पुल के बनने के बाद कि घोकसम में भी एक पुल बन जाए। सर, अभी बख्तियारपुर विधानसभा के मैसी प्रखंड अंतर्गत भोंगे पुल पड़ता, जहां पे इस बार वोट का बहिष्कार हुआ है कि अभी तक वहां जाने के लिए किसी भी प्रकार का रोड का साधन नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? रोड तो हमने बनवाई है अपने रिजीम में, लेकिन एक पुल है जो जस्ट बांध के नीचे है भोंगेपुर गांव में, उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्टेड है। मैंने अपने समय में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD को बुला करके दिखा दिया, उन्होंने प्राक्कलन वगैरह बना करके भेजा, क्यों नहीं बन रहा। चूंकि मेरी आदत है कि जब मैं उस से अलग हूँ, मैं प्रतिनिधि अभी नहीं हूँ, तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती है, अन्यथा लोग कहेंगे कि साहब ये बीच में दखल देता है। वो पुल अनिवार्य है, वो इतना अनिवार्य है, वो वही नहीं है, बल्कि एक टिकोलवा गांव है, उसमें एक छोटा सा बांध है, जिसके चलते 3-4 पंचायत में मकई और मूंग की फसल, धान की फसल नहीं हो पाती है। जब मैं एमएलए बना था तो मैंने शॉर्ट पीरियड में ही मनरेगा से उस बांध का काम करवाया था, लेकिन बाढ़ जल्दी आ जाने के कारण से वो बांध कामयाब नहीं हुआ। फिर भी लोगों को मकई और धान हो गया था। उस पुल को, उस बांध को बनवाने की अति आवश्यकता है, वहां पुलिस गेट देने की आवश्यकता है। ये जो बेलडाबर है पश्चिमी भोंगेपुर पंचायत का, उसमें रास्ता चाहिए, उसमें पुल चाहिए। आपको बताया कि यहाँ बनवा में करबुला से सौड़िया में सड़क नहीं है, जबकि इम्पोर्टेंट गांव है। हाँ, वहाँ 2-3 बड़ा गांव है दलित, महादलित का, लेकिन वहाँ चिंता नहीं है। दुर्भाग्य है कि हमारे जो प्रतिनिधि है बनवा के, सोनबरसा के, वो महादलित परिवार से आते हैं, उसके बाद भी उस सड़क पर कोई ध्यान नहीं है। मैंने अभी कोशिश की है और आशा है कि बन जाएगा। एक रोड है फेंसा ढाला से मुबारकपुर, वो लोग थक गए कहते कहते, लेकिन वो रोड
का रिपेयर नहीं हो सका, लोग का चलना मुश्किल है, तब मुझे लोगों ने कहा, तो मैंने कहा भाई मैं काम तो मैं करूंगा, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। बिला वजह का दोनों एमएलए एमपी अपना वोट टांगते फिरता है, एक भी काम नहीं कराया, सारा मेरे काम पर। हमने 58 काम की अनुशंसा की थी, 58 का अपने समय में सर्वे करा के भेज दिया। दुर्भाग्य है कि लॉकडाउन होने की वजह से वो काम शुरू नहीं हो सका। तो उस रोड को इक्का दुक्का जो स्वीकृत हुआ है उसको काम करा रहा, अपनी पीठ थपथपा रहा, माला पहन के घूम रहा, होर्डिंग और बैनर लगा रहा कि मैंने ढेंगराही पुल बना दिया, मैंने घोकसम में करा दिया, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। एक काम नहीं हुआ। एक काम बता दीजिए जो इस जनप्रतिनिधि के 25 वर्ष के कार्यकाल में एक सार्वजनिक काम हुआ। हाँ, लूट खसोट का काम हो उससे हुआ। दुर्भाग्य तो यह है कि सांसद का 2 करोड़ रुपया सरेंडर कर गया। तो सर क्या ऐसे अधिकारी पे, ऐसे जो लूट खसोट हो रहा है, ऐसे कर्मचारी पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बात यह है कि कानून कार्रवाई हुई, कोई भी पदाधिकारी अपने अधीनस्थ को के विरोध में नहीं लिखना चाहता, क्योंकि उसी के जरिया से उसकी कमाई है, उसी के जरिया से उसकी आमदनी है, इसलिए लिखना नहीं चाहता है। जनप्रतिनिधि को ये फुर्सत नहीं है कि मेरे इलाका में अच्छी रोड बने, अच्छा पुल बने, अच्छा विकास हो, हॉस्पिटल बगल में है उसको देखने वाला नहीं है कोई। मैंने बताया ना कि रात में गया था तो स्ट्रेचर बस यूं ही पड़ा था, उस पर न गद्दा था न कोई बेडशीट थी। क्या हाल रहेगा? ऑक्सीजन का जो मशीन है वो सब बेकार पड़ी थी। सर अभी जैसे बख्तियारपुर में हेडक्वार्टर के बगल, अस्पताल के बगल में ही तमाम नर्सिंग होम गैर कानूनी ढंग से चल रहा है, जबकि एक महिला की उसमें जान भी गई सृष्टि जीवन हॉस्पिटल में। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो सिविल सर्जन है उनसे हम ये बात बोले हैं तो उनका कहना हुआ बीडीओ साहब और यहाँ के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं वो ऐसे नर्सिंग होम को सीज करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी वो जो है किसी भी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पहले निगरानी समिति हुआ करती थी, उसके बाद 20 सूत्री हुई। तो एक शेर के साथ में कहना चाहता हूं कि मर और बढ़ते गया जो दवा की, जो कमेटी बनी, जो जांच की कमेटी बनी, उतना कमीशन बढ़ता गया। एक जिला परिषद है जिसमें 23% कमीशन है। ये जो मनरेगा है इसमें 45 से 55% कमीशन है। जितना तालाब खुदवाया गया एक में भी पानी नहीं है, बरसात के मौसम में पानी नहीं है, बाढ़ के मौसम में पानी नहीं है, पैसा उठ गया। पीओ बैठा बैठा सहरसा से चेक काटता है, कोई लेना देना नहीं, कोई पदाधिकारी ने आज तक काम का निरीक्षण नहीं किया। हद तो यह है कि न जेई ने निरीक्षण किया, न एई ने किया, न पीओ ने किया। पीओ ने भी आज तक कोई काम का निरीक्षण नहीं किया। ढलाई का काम है, 2 से 1.5 इंच ढलाई होता है, फ्लैंक में मिट्टी देता ही नहीं है, घटिया सीमेंट देता है, लोकल बालू देता है, 3 नंबर 4 नंबर ईटा देता है। रोड 6 महीना से साल भर में फिर उसी हाल में हो जाती है। मैंने माननीय मंत्री को लिख के दिया, मैंने कमिश्नर को लिख के दिया, कलेक्टर से बोला, डीडीसी साहब से बोला, लेकिन कोई करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। बताया तो कि मर्जा और बढ़ता गया जो दवा की, जितना जांच के लिए देंगे उतना कमीशन बढ़ेगा, तो काम वही का वही रहे। तो सर क्या ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है? बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है, बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। एक माननीय मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं? उनका तो एक चैनल है, माध्यम है, वो देंगे मिनिस्टर को, मिनिस्टर करेंगे विभाग को, विभाग देगा जिला को, चाहे जिला का इंजीनियरिंग विभाग हो या प्रशासनिक विभाग हो, वो देगा ब्लॉक को। अगर ये जिम्मेदारी ब्लॉक की है, ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रतिनिधि की है, तो वो देखे। मान लिया सोलिंग हो गया, कोई जा रहा है 4 ईटा उखाड़ करके अपनी कोठी में लगा दिया, कोई 4 ईटा उखाड़ करके अपना चबूतरा बना दिया, कोई चूल्हा बना दिया, इसको कौन देखेगा? मंत्री देखेगा, मुख्यमंत्री देगा? ये जनप्रतिनिधि को क्षेत्र घूमने से मतलब ही नहीं है। जब घूमेगा तब ना उसकी बुराई अच्छाई देखेगा। तो हम तो कहते हैं कि जनप्रतिनिधि के द्वारा पोषित जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके द्वारा इंजीनियर की मिली भगत से भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
आप सुन सकते थे मेरे साथ से पूर्व विधायक जफर आलम जी, इनका साफ कहना है कि बिहार का ये दुर्भाग्य है, यहाँ के प्रतिनिधि ने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण जो है बिहार में जो है आए दिन जो भूमि माफिया, शिक्षा माफिया और चिकित्सा माफिया को मनोबल बढ़ता जा रहा है। आप लोग को इस पे क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी साथ जय हिंद, जय भारत।